आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में आज बात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक औरतों की बढ़ते रेशियो की। जी हाँ, हाल ही में भारत सरकार के जरिए कराए जाने वाले 5th नेशनल फैमिली एंड हेल्थ की रिपोर्ट आई है, जिसके तहत पहली बार औरतों का रेशियो मर्दों के रेशियो से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। यानी हर 1000 मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद 1020 रिकॉर्ड की गई है। ये हमारे लिए खुशी का मौका है और एक ज़माना था जब हमारे समाज में बच्चियों की घटती तादाद हमें सोचने पर मजबूर करती थी। लेकिन आज मौका है कि हम हाल के बरसों में हुए उन सरकारी, गैर सरकारी और सोशल बिहेवियर में बदलाव की वजह से इतने खुशाइंद नतीजे आज हमारे सामने आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। फॉर्मर वीसी बीपीएसएम यूनिवर्सिटी कानपुर से प्रोफेसर सुषमा यादव और यूपी सरकार में गाजियाबाद की मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर स्मृति शर्मा। आप दोनों का स्टूडियो में वेलकम है। थैंक यू। प्रोफेसर सुषमा, यहाँ पर 1990 की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने एक टर्म दिया था मिसिंग वुमेन का। तब से अब तक में, क्योंकि आप एजुकेशन की फील्ड में रही हैं, आप किस तरह का बदलाव देखती हैं महिलाओं की सोच में, उनके जो बच्चियां आपके यहाँ पढ़ने आती हैं उनके सोच में, उनके पेरेंट्स के सोच में? अब ज़्यादा लड़कियां आने लगी हैं पढ़ने के लिए, उनका नज़रिया किस तरह से बदला है? 1990 से अब तक किस तरह का बदलाव आपने देखा? देखिए, उस बात का जो मिसिंग विमेन की बात अमर्त्य सिंह जी ने कही थी, तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट मैं कहूँगी सरकारों पर हुआ, क्योंकि सरकारें एक अंतर्राष्ट्रीय चेहरा भी बनाए रखना चाहती हैं। तो सरकारों ने सबसे पहले अपनी नीतियों को देखा, अपने समाज को देखा, उसको सुधारने का प्रयास किया। और इसीलिए जो बहुत सारी नीतियां अभी हमने बात की हैं वो सारी की सारी आई, ताकि महिलाओं की सेहत की भी बात हो, उनकी शिक्षा की भी बात हो, उनके रोजगार की भी बात हो, उनके एक अच्छे जीवन की बात हो। ये बात सबके जहन में आने लगी। उसका रिफ्लेक्शन फिर हमने देखा सेहत और शिक्षा के क्षेत्र में। सबसे पहले बहुत सारे महिला विश्वविद्यालय खुले, बहुत सारे महिला महाविद्यालय खुले। मैं अगर अपने राज्य हरियाणा की बात करूं, जहां मैं कुलपति थी, तो वहां बहुत उन्होंने, सरकार ने ये वादा किया है कि हर जिले में, पहले तो कहने लगे विश्वविद्यालय खोलेंगे, लेकिन नहीं तो हर जिले में महाविद्यालय अवश्य कन्याओं के लिए होगा, ताकि बच्चियां वहाँ पढ़ सकें। और इतना ही नहीं, अभी एक बड़ा सुखद समाचार आपको बताती हूँ। हम लोग, मैं एक कमेटी में हूँ जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020 देख रही है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की कमेटी है। तो हम जो विभिन्न प्रदेशों की काउंसिल्स फॉर हायर एजुकेशन हैं, उनसे बात कर रहे थे। तेलंगाना स्टेट की हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने कहा कि हमने NEP 2020 की इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत जो की है वो महिलाओं की शिक्षा से की है जी। हमने बहुत सारे कन्या महाविद्यालय खोले हैं और परिणाम ये हुआ है कि कन्याओं का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है वो 65 से ऊपर पहुंच गया है हायर एजुकेशन में, विच इज़ आई थिंक वेरी वेरी हाई। तो अगर ऐसे सरकारें सोचने लगेंगी तो बदलाव आएगा। ये बदलाव आ रहे हैं। तो नेतृत्व में बदलाव आया है, उनकी सोच में बदलाव आया है, उनके कारण शिक्षक शिक्षिकाओं की सोच में बदलाव आया है, निदेशकों की और कुलगुरुओं की सोच में बदलाव आया है, बच्चियों, उनके माता पिता की सोच में बदलाव आया है। ये तो ज़रूर है कि अभी भी यदि एक मोबाइल होता है और 2 बच्चे होते हैं तो पहले वो अपने बेटे को देते हैं मोबाइल की ऑनलाइन क्लास कर लो, फिर बच्ची को देते हैं। ये हमें वहाँ भी पता चला, लेकिन बच्ची को भी देते हैं। ये बदलाव आया है जी। बच्ची पढ़े, ये हर माता चाहती है, हर पिता भी चाहता है, और उसके लिए साधन मुहैया करने की कोशिश भी करता है जी। इसलिए ये बदलाव भी आया है। बात सेहत की करें तो अब डॉक्टर साहब हैं, अच्छा है, लेकिन सेहत ये सारा विशेष साइकिल है। बिल्कुल, शिक्षा, सेहत, रोजगार, बेटरमेंट, एम्पावरमेंट, इनकम, और इन्हीं से जुड़ता चला जाता है। इनकी कमी होती है तो सब कुछ कमजोर होता चला जाता है। मेरे यहाँ भी आयुर्वेद संस्थान वहाँ पर था, तो हम लगभग 95% गर्ल्स आर एनीमिक। बहुत ही शोचनीय दशा है ये। और इसलिए नहीं कि उनके पास खाने को नहीं है। ये इलाका काफी वेल ऑफ भी है, सोनीपत के आसपास का इलाका दूध दही वाला इलाका है, खूब फसल है,
लेकिन एक और समस्या जो आ गई है कि मुझे स्लिम दिखना है, स्मार्ट दिखना बहुत है, बड़ी प्रॉब्लम। तो कहीं इनमें ना सामंजस्य बिठाना है। शिक्षक शिक्षिकाओं का रोल है, माता पिता का रोल है। बच्चियां खाएं, ठीक से खाएं, ठीक से रहें, सुंदर दिखें, अच्छी बात है, स्लिम भी दिखें, अच्छी बात है, लेकिन मजबूत तो रहें, क्योंकि उनके तो कंधों पर अगली पीढ़ी भी आनी है, तो वो रहें। ये सारी चीज़ें मिलकर मुझे लगता है कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना रही हैं। और मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ डीडी उर्दू का, कि आपने आज ये बहस का मुद्दा चुना, बातचीत का मुद्दा चुना, क्योंकि इसी से अवेयरनेस बढ़ती है जी। ये कार्यक्रम प्रोग्राम जितने लोग देखेंगे उनके मन में भी तो ये बात आएगी कि हमें अपनी बच्चियों के लिए अच्छा करना है जी। और जब वो बच्चियों के लिए अच्छा करने की सोचेंगे तो अपने आप ही एक माहौल बनेगा जिसमें बच्चियां पढ़ेंगी भी, बच्चियां स्वस्थ भी रहेंगी, बच्चियां सोचेंगी भी। सिर्फ स्वस्थ रहना और पढ़ना ही नहीं है, जी। मैं समझती हूँ उन्हें सोचना बहुत आवश्यक है। ये भी सोचेंगी मुझे आगे क्या बनना है। अब तो उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, फौज में जा सकती हैं, पुलिस में जा सकती हैं, पायलट बन सकती हैं, डॉक्टर इंजीनियर तो पहले से ही बनने लगी हैं, एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी बनेंगी। तो ये जैसे जैसे सारे रास्ते उनके लिए खुलेंगे, मुझे लगता है एक खुशनुमा माहौल हमारे आसपास और पूरे देश में तैयार होगा, जिसकी बुनियाद आप रख रहे हैं, मैं समझती हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से। जी डॉक्टर स्मृति, जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, इसमें ये बताइए कि महिलाओं का कितना योगदान रहा होगा। अगर हम फीमेल फिटिसाइड की बात करें तो पहले के दौर में अगर देखें और तब से अब को अगर कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं क्या महिलाओं का भी कुछ योगदान रहा है और कैसे चेंजेस आए हैं, वो आप हमारे साथ शेयर करें। देखिए, एक अगर इसमें देखा जाए तो दो चीज़ें आती हैं, एक अर्बन वुमेन और एक रूरल वुमेन। तो आज अर्बन वुमेन तो काफ़ी सिविलाइजेशन पे पहुंच रही है ना। आज वो हर डिपार्टमेंट में काम कर रही है, उसे अपनी न्यूट्रिशन के बारे में भी नॉलेज होने लगी, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं और वो सब कुछ मीडिया से अपनी तरीके से सब कुछ नॉलेज गेन करके अपनी केयर कर रहे हैं। तो एक देखा जाए उन लोगों ने क्या किया, अर्बन की वुमेन ने, कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग को एक्सेप्टेंस कर लिया जी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कम होने लगी। और रूरल में क्या हुआ कि रूरल में ये मैसेज थोड़ा सा डिले हो गया पहुँचने में, क्योंकि धीरे धीरे शिक्षा वहाँ पे जब तक पहुँच रही है, जब तक उनके समझ में आया कि हमें इतनी जनसंख्या पे भी अपना नियंत्रण करना है, तो अब धीरे धीरे अगर आप फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस हैं, फैमिली प्लानिंग के जो भी प्रोसीजर्स हैं, रूरल में भी शुरू हो गए। लेकिन फिर भी अर्बन में ये चीज़ ज़्यादा जल्दी होगी, तो इसलिए अर्बन में क्या हुआ कि वुमेन की जो फर्टिलिटी है वो कम हुई, पहले से कम हुई। और अब रूरल में जो है धीरे धीरे वहाँ पे भी बदलाव आ रहा है। पहले देखिए कि बच्चों की संख्या पे कोई ध्यान नहीं देता था, अब थोड़ा थोड़ा जागरूकता आ रही है। सब ये सोचते कि भाई 2 ही बच्चे पैदा कर लें, एक ही कर लें, उसी को पढ़ा लिखा के बड़ा कर लें। एक ये सोच समाज में महिलाओं के अंदर आने लगी, और इसका जो है उनके जो घर की व्यवस्थाएं हैं उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा साथ देना शुरू किया, जो रूरल में अगर हम बात करें जी। तो ये एक बदलाव मैं देखती हूँ। कॉन्ट्रासेप्शन के प्रति जो है थोड़ा सा सकारात्मक रवैया जो है अब लोगों ने अपनाना शुरू किया। पहले एक विशेष वर्ग जो है बिल्कुल भी इस उससे दूर था, तो अब उन लोगों ने भी इस पहलू पे जो है समझना शुरू किया कि हमें भी अगर आगे बढ़ना है देश में, हमें भी अगर एक जीवन में कुछ अपने अंदर बदलाव लाना है, तो इन सब चीज़ों को वैल्यू देनी पड़ेगी। जनसंख्या है, जनसंख्या के जो मानक हैं, इन सब चीज़ों को हमें सोचना पड़ेगा। तो इसमें अब थोड़ा सा सोच में अंतर दिखाई देने लगा है। जी, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं सुषमा जी? इस सोच में बदलाव ज़रूर आ रहा है जी, और सोच में बदलाव सबसे नीचे तबके तक भी जा रहा है। महिलाओं का कितना योगदान है इसमें? महिलाओं का इसमें सबसे अधिक योगदान है, जो हमने अचीवमेंट किया है। क्यों नहीं, उसमें वैसे पुरुषों का भी योगदान है, लेकिन महिलाओं का सबसे अधिक योगदान इसलिए है कि जब तक दे आर द कैरियर्स ऑफ एम्पावरमेंट, तो जब तक कैरियर्स को स्वीकार नहीं करेगा तो गाड़ी तो नहीं चलेगी जी। तो महिलाओं का योगदान इसलिए है कि मैंने देखा है बच्चियों की माताओं में जो उत्साह है ना इन कार्यक्रमों को अपनाने में और अपनी बच्चियों को पढ़ाने में। और आप देखा करो, जब एक बच्ची की स्कूटी के पीछे उसकी माँ बैठ के चलती है, उसका सीना चौड़ा रहता है उस समय, एंड शी रियली फील्स एम्पावर्ड। तो ये बदलाव जो आ रहे हैं वो महिलाओं ने सबसे पहले स्वीकार किए हैं। और शायद एक और, अगर मैं 10 वर्ष पुरानी बात याद करूं तो जेंडर सेंसिटाइजेशन में पढ़ा रही थी, और एक
पुरुष प्रधानाचार्य ने मुझे कहा कि जी मुझे समझ नहीं आता आप ये क्या हमें सिखाना चाहते हो, हम उसे खाना दे रहे हैं, हम उसे कपड़ा दे रहे हैं, हम उसे घर दे रहे हैं, फिर उसे और क्या चाहिए। तो मैंने कहा आप दे तो रहे हैं, लेकिन ये जो देने की भावना है यदि उसमें वो मिलना चाहे तो कोई गलत है क्या? क्योंकि उसको क्या चाहिए आपको थोड़ी पता है, सिर्फ दोनों मिलकर के अगर डिसाइड करोगे तो निर्णय होगा। अब मुझे लगता है महिला ये बोलने भी लगी है, मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए, मेरी बेटी के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बदलाव नीचे तो धीमे धीमे जाएगा, ये बात सच है, क्योंकि वहाँ भी सशक्तिकरण भी उतना नहीं है। यदि वो पूरी की पूरी तरह अपने पति पर निर्भर है कि शाम का खाना भी मिलेगा कि नहीं, तो वो सोचेगी। लेकिन मैं समझती हूँ लोएस्ट तबके में ऐसी महिलाएं भी अब बहुत बची नहीं है, वो खुद काम करती है। जो सबसे सुंदर बदलाव आया है वो ये है कि मैं भी तो अपने दोनों हाथ से काम कर रही हूँ ना, और मैं काम कर सकती हूँ, और यदि मैं काम कर सकती हूँ तो मैं निर्णय भी ले सकती हूँ, और मैं अपनी बच्ची को अपने जैसा जीवन नहीं देने वाली हूँ। ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा भाव आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर स्मृति, हमारी फिल्मों का एक मुद्दा रहा है, नाटकों का और इन सब का एक मुद्दा रहा है कि जब घर में पहले बेटियां हुआ करती थी तब अलग तरह का माहौल होता था, और बेटे होते थे तो अलग तरह का माहौल होता था। तो अब आपको उसमें कुछ किसी तरह का बदलाव, चेंजेस उसमें दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अब अगर मीडिया में अगर आप एडवर्टाइजमेंट ही देखें या कहीं भी देखें तो आज लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, बड़ा सुंदर काम करके दिखा रही हैं, है ना। हम लोग गर्व से अपना सीना चौड़ा करके निकलते हैं। बहुत सारे बच्चे आप देखिए कि कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके गरीब माँ बाप हैं और वो IAS ऑफिसर बन रहे हैं, CA बन रहे हैं, और ऑटो चालक, कभी किस किस के आप देखते हैं फेसबुक पे भी मिलते हैं, कभी न्यूज़पेपर में आता है कि इस बार सिविल सर्विस में इसने टॉप किया, इसने टॉप किया। अगर बैकग्राउंड देखिए तो वो बहुत नीचे के बैकग्राउंड से आया होता है बच्चा, लेकिन अगर उस बच्चे ने मेहनत करी है, उसके माँ बाप ने कहीं कहीं जागरूकता तो मिली ना उन्हें कि हमें इस बच्चे को पढ़ाना है क्योंकि वो इस लायक है। तो ये जब हम अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, देख रहे हैं समाज में कि लड़कियां अगर पढ़ना चाह रही हैं और वो इस तक पे भी जा रही हैं कि हमें जुडिशरी में जाना है, हमें इस क्या नाम है एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो ये एक बड़ी गौरव की बात है। और अब समाज की तो ये मैं सोच देख रही हूँ कि एजुकेशन के लिए तो बदली है। अब हर माता पिता अब बच्चे को सोच रहे हैं कि हमें पढ़ाना तो जरूर है। पॉलिसीज़ हैं, जब बेटी पैदा होती है उसी के साथ तमाम तरह की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। पॉलिसीज़, वो ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं डॉक्टर स्मृति? देखिए कितनी सारी हैं। कन्या सुमंगला योजना है, और इसके साथ साथ ही लाडली योजना है, और उनकी शिक्षाओं की बहुत सारी हैं ऐसी योजनाएं कि जिसमें आप 12वीं तक अगर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं या उसके पास शादी के लिए भी, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री की ओर से फंड उन्हें दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ ही जो जनधन योजना भी बताई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना और कन्या विद्याधन योजना, ये सारी योजनाएं सरकार जो है लागू कर रही है। इनकी बस एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जगह जगह पोस्टर्स लगे, जगह जगह कुछ इस तरीके से मतलब एक केंद्र बनाए जाएं जहाँ पे लोग वहाँ पे आएँ और उन योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सकें। हमारी जो PSC लेवल पे हम लोगों को अवेयर जरूर करते हैं, और जो जनधन सुविधा केंद्र बनाए हैं सरकार की में, वहाँ पे हम लोग उनको भेज देते हैं कि आप वहाँ पे जाके इन सब चीज़ों को पढ़िए, समझिए और इनको इम्प्लीमेंटेशन में डालिए। तो ये सब चीज़ें मैं तो सरकार की बहुत तारीफ़ करती हूँ उस चीज़ में कि पहले 10 साल में और आज के टाइम में बहुत परिवर्तन आया, लोग जागरूक बहुत हो गए और अब इन सब चीज़ों को लोग फॉलो कर रहे हैं। जी प्रोफेसर सुषमा, तमाम तरह की पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, हेल्थ फील्ड में काम हो रहा है, एजुकेशन फील्ड में काम हो रहा है। आपको क्या लगता है अभी और ज़रूरत किस चीज़ की बाकी है जिससे कि और जो सुधार हो रहा है वो और स्पीड पकड़ सके? देखो, एक तरफ तो सिंबॉलिक एम्पावरमेंट होता है, जो इस सरकार ने बहुत सारे मेल बैशंस तोड़े हैं, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर महिला हो गई, फाइनेंस मिनिस्टर महिला हो गई, वित्त मंत्री महिला हो गई, और अभी शायद ट्रेड, कॉमर्स, स्टील, इन सब में भी आ जाएंगे, जो ये माना जाता था कि मतलब महिला प्रायः नहीं बनती थी मंत्री। ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक एम्पावरमेंट कि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां आप नहीं जा सकते हो। ये तो चलना ही चाहिए जी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो हम नीतियां बना रहे हैं वो हम क्रियान्वित भी करें। जैसे सबसे पहला है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये पूरी तरह से जैसे ही क्रियान्वित हो जाएगा, कोई भी बच्ची शिक्षा के नेट से बाहर नहीं रहेगी, और बाहर जाएगी तो हमें पता होगा क्यों है, और उसको हम लौटा लाएंगे और शिक्षा देंगे। तो इन नीतियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ जो सेहत
और शिक्षा को जोड़कर लेकर चलने की बात है, क्योंकि यदि बच्ची बीमार होगी वो शिक्षित भी नहीं हो पाएगी। इन दोनों को कहीं एक साथ जोड़ें और विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों के बीच में एक संबंध, नेटवर्किंग का रिलेशनशिप बनाएं, वो करें। और साथ ही साथ इन नीतियों के बारे में जानकारी अधिक से अधिक पहुंचाई जाए। अभी सच में वो जानकारी उतनी नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ हैं बताते हैं, लेकिन बदलाव आया है कि हम कंसर्न अब हो गए हैं कि जिस वर्ग को चाहिए उस वर्ग तक हम भी पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ये हो। और उसके साथ साथ फिर बच्चियां स्वयं कैरियर बने इन चेंजेस का, क्योंकि ये एक बार परिवर्तन हो जाए ऐसा नहीं है, कि परिवर्तन चलते रहना चाहिए। और सबसे भी ज़्यादा, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महिला स्वयं में, अपने आप में आश्वस्त हो, अपने आप में विश्वास रखे, अपनी शक्ति को स्वयं महसूस करे। तो नीतियाँ हों, नीतियों का क्रियान्वयन हो, उन नीतियों से आगे अब सोच जो बनेगी, कुछ इससे बेहतर नीतियाँ निकल के आएंगी, वो भी बनेंगी, बनती रहें। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। और साथ ही साथ हर बच्ची ये महसूस करे कि उसे और 10 बच्चियों को भी सशक्त करना है, सुशिक्षित करना है। हर महिला भी इसको अपना दायित्व बना ले कि यदि आज मैं सशक्त हूँ तो मेरे साथ और 10 बहनें भी आएँ, जो जहाँ भी हों, जिस रूप में भी हों, उनको उसी रूप में सशक्त करें। तब ये सशक्तिकरण का जो प्रोसेस है और मिसिंग वुमेन जो वापस आ रही हैं, वापस आ रही हैं, वो पूरा का पूरा प्रोसेस हो पाएगा। बिल्कुल, ऐसा मेरा भी। डॉक्टर स्मृति, ये तो बात हुई एजुकेशन की, या फिर कौन से स्टेप्स और उठाए जाने चाहिए जिससे कि फर्दर जो ये रेशियो है वो इम्प्रूव हो सके। अगर हम विमेन हेल्थ की बात करें तो अभी तक जो हमारा फोकस रहा है उसको और वाइडन किए जाने की ज़रूरत है, कि अभी तक हम जोर देते रहे फर्टिलिटी हेल्थ के ऊपर या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर जोर देते रहे, तो अब और क्या शामिल किया जाना ज़रूरी है अगर विमेन हेल्थ की बात करें, होलिस्टिक विमेन हेल्थ की बात करें? देखिए, महिलाओं को जब ये अवस्था शुरू होती है ना, एक लड़की जब मीनाकी से स्टार्ट करती है 13 साल की अवस्था से, और 50 साल की उम्र तक एक डिफरेंट स्टेजेस एक लड़की जो है फॉलो करती है। मीनाकी, फिर किशोरावस्था, फिर उसके बाद गर्भावस्था, है ना, फिर उसके बाद उसका धात्री की अवस्था होती है जब वो एक बच्चे को, शिशु को जन्म देती है। उसके बाद धीरे धीरे स्टेजेस पार करते करते मीनोपॉज तक आती है। ये जो पूरा टाइम होता है 12-13 साल से लेके 50 वर्ष तक का, अगर इसमें एक मदर जो है 13 साल की उम्र से ही अपने बच्चे की हेल्थ के ऊपर उसे अवेयरनेस क्रिएट करे। सबसे पहले मदर खुद अपनी एज के हिसाब से न्यूट्रिशन को समझे कि मुझे अब क्या करना है, मैंने बच्चे पैदा कर लिए, मुझे अपने राइट टाइम पे अपने आयरन, कैल्शियम, है ना, अपने ब्लड प्रेशर, अपनी सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर मैं इसके लिए जागरूक होंगी तभी मैं अपनी बेटी के स्वास्थ्य को उतना ही अच्छी तरीके से समझ पाऊंगी। रही बात, बहुत सी जगह अभी भी देखते हैं कि अरे भाई हमारा तो थोड़ा सा ही दूध आता है, लड़के को हम पिला देते हैं, है ना। ये सब चीज़ों से उठना चाहिए, है ना। यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है घरों में, जो दिखाई देता है कि उसको ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरत है। तो ये जो चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात है, ये अभी भी आंकड़े अगर आप देखोगे, हमारे यहाँ बच्चों के एनीमिक बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ओवरवेट बहुत ज़्यादा हैं, अंडरवेट बहुत ज़्यादा हैं, स्टंट ग्रोथ वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, मालन्यूट्रिशन है। तो इसके बारे में एक मदर जब तक खुद एक तंदुरुस्त नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी, तो वो स्वस्थ बच्चे कभी भी बना नहीं पाएगी। स्वस्थ बच्चे नहीं बनेंगे तो वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, किसी भी एज स्टेज पे आके कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, और फिर हम एक स्वस्थ समाज की अवधारणा नहीं कर सकते। तो इसके लिए उनको जो है बहुत ज़रूरी है इसकी अवेयरनेस की, अपने लिए भी अपना ध्यान रखें, अपने सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखें। फिर अपने बच्चे की जब स्टेज आती है मीनाकी की, जब ये सब स्टार्ट होती है, उसके फेमिनाइन चेंजेस आते हैं, तो उसके आयरन लेवल्स, उसका हीमोग्लोबिन है, उसके न्यूट्रिशन है, और उसके बाद जैसे जैसे बच्ची का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी इमोशनल कंटेंट, है ना, इमोशनल डेवलपमेंट, उसके लिए एक मदर को समझना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही जो उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उसके साथ साथ ही उसकी आयरन, कैल्शियम लेवल मॉनिटर करने चाहिए। और जब वो माँ बनने की स्थिति में आती है, 9 महीने की अवस्था होती है,
बहुत ज़रूरी है उस समय का न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, उसके दोनों इंजेक्शंस जो हैं टिटनेस के, उसके 9 मंथ्स का एंटीनेटल केयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं कि वुमेन एक प्रेगनेंसी की कंडीशन में आ गई है पर उससे तब भी उस तरीके से नहीं उसकी केयर करते हैं। उनको कई बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि ब्लीडिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनके घर में उन्हें उतना जो ससुराल है या उस तरीके के लोग हैं वो उनको उतना सपोर्ट नहीं देते, भाई काम करना है, हमने तो ऐसा ही किया था, तुम भी करो। जबकि एक डॉक्टर की गाइडेंस से उन्हें अभी बेड रेस्ट की ज़रूरत है, ये सब की ज़रूरत है। तो बहुत सारी जो कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, अगर एक औरत को सपोर्ट सिस्टम बन जाए कि नहीं हमारे टाइम में ऐसा ज़रूर हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हें केयर दे रही हूँ, तुम आराम से रेस्ट करो, तुम अपना ये 3 महीने का टाइम ढंग से निकालो, तब हम इस प्रेगनेंसी के पीरियड को बहुत ब्यूटीफुली एक सुंदरता से निकाल सकते हैं जी। और जब वो गर्भावस्था से निकलती है तो वो एक मानसिक अवसाद जो पहले की औरतों में होता था ना, जब उनको एक केयर नहीं मिलती थी, लेकिन आज की औरत को एक औरत जो मदर इन लॉ के फॉर्म में भी है, मदर के फॉर्म में भी है, वो उसकी अगर केयर करती है तो उसका बच्चा भी एक बहुत स्वस्थ तरीके से जन्म लेता है। जब स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिशन के पैरामीटर अपने आप ही कंट्रोल में रहते हैं। तो ये सब चीज़ों की है। प्रसव जो है घर में ना कराएं, संस्थागत प्रसव कराएं, है ना, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। घर में बहुत सारे बच्चे ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, दाई से आपने करा दिया, जल्दीबाजी कर दी, कुछ भी है ना, पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया, तो उस सब से बचाव के लिए संस्थागत प्रसव जाएं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट कर रही है। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखते हैं, फिर चाइल्ड जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके लिए गवर्नमेंट सारे रूटीन इम्यूनाइजेशन फ्री कर रखा है, A to Z आपको वैक्सीनेशन पूरा फ्री है गवर्नमेंट की ओर से। वहाँ पे हमारी ANMs हैं, वहाँ पे हमारी आंगनवाड़ीज़ हैं, ये सब आपके लिए वर्क कर रही हैं। तो जब इतनी इस तरीके से हमारे को सरकार की ओर से व्यवस्थाएं मिल रही हैं, तो बस हमारे लिए क्या है कि हम एक वुमेन को एक अवेयरनेस की तो ज़रूरत है। अवेयरनेस घर से शुरू होगी, जब उसकी मदर इन लॉ, उसके घर के लोग, उसकी अपनी मदर, वो खुद कैसी मदर बन रही है, वो खुद कैसे अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग कर रही है, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सुषमा जी, अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, उसके करिकुलम की बात करें, तो किस तरह के चेंजेस उसमें किए गए हैं जिससे कि विमेन को फ़ायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस मामले में मैं समझती हूँ बहुत दूरगामी भी है और परिवर्तनकारी भी है, क्योंकि जो एक बहुत ही प्रारंभिक बात है और बहुत आवश्यक बात है, उसमें अर्ली चाइल्डहुड स्कूलिंग की बात है, अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात है जी। जो चिंता अभी डॉक्टर साहब कर रही थी और जो चिंता हर माँ के सामने रहती है और उस माँ के सामने ज़्यादा रहती है जो बहुत साधन संपन्न नहीं होती कि मैं बच्चे को कहाँ छोड़कर जाऊँ जी। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर आंगनवाड़ियों में या स्कूल्स में ही प्रारंभ से अर्ली चाइल्डहुड केयर लाई जाए, ताकि छोटा बच्चा अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करे और उसको जो उस समय मिलना चाहिए, भोजन भी और ज्ञान भी, जिस प्रकार का माहौल मिलना चाहिए वो उसे वहाँ मिल सके। इसको मैं इसलिए अच्छी दृष्टि से देख रही हूँ क्योंकि साधन संपन्न लोग तो बच्चे को क्रैच में डाल दें, प्ले स्कूल में डाल दें, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की गरीब महिला है वो कहाँ छोड़े। तो उसके लिए एक ये इसमें प्रोविज़न बहुत अच्छा है। फिर जो बच्चियों के लिए अच्छा है, अभी तो जेंडर इंक्लूजन फंड तो चलिए, स्कूल खुलेंगे, अधिक स्कूल खुलेंगे, अधिक बोर्डिंग स्कूल्स खुलेंगे, हॉस्टल्स खुलेंगे, उनको कैश ट्रांसफ़र या बुक्स ट्रांसफ़र या बाइसिकल्स दी जाएंगी, वो सब तो होगा। लेकिन उस सबसे पहले जो अभी बात कर रही है, मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री और एक लिबरल एनवायरनमेंट की बात कर रही है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस समय ये कह रही है कि स्कूल्स ऐसे होने चाहिए कि वहाँ बच्चे को वेलकमिंग लगे, उसका स्वागत हो, चाहे वो किसी भी तबके का बच्चा हो और बच्ची हो। तो जहाँ ऐसा माहौल होगा बच्चे जाना पसंद करेंगे, एग्जिट नहीं होगा उनका। और बड़े होने के बाद सबसे बड़ी समस्या जो बच्चियों के सामने आती है, वो एक कुलगुरु के रूप में मैंने और अधिक महसूस की। गांवों में बच्ची की शादी, स्मृति जी भी जानती हैं, कभी 12वीं के बाद हो जाती है, कभी फर्स्ट ईयर में हो जाती है, कभी सेकंड ईयर में हो जाती है। उसके बाद फिर उसकी डिलीवरी भी नेचुरली आप नहीं रोक सकते हो। और ऐसी बच्ची अगर एक बार निकल जाती थी तो उसके पास वापस कॉलेज या स्कूल आने का मौका नहीं था, संभावना खत्म हो जाती थी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये कहती है कि आप अगर एक बार निकल गए कोई बात नहीं, आपने अगर 1 साल पढ़ा है आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा। आपने जितना पढ़ लिया वो उस बैंक में जमा हो जाएगा, वो आपका क्रेडिट बन गया। आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद जब वापस आएंगे, यू कम बैक टू द सेम। और अगला साल करेंगे तो आपको फिर डिप्लोमा मिल जाएगा, फिर भी आप ब्रेक ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सुविधा
बच्चियों और महिलाओं के लिए होने वाली है, क्योंकि अब तक उनके रास्ते इससे बंद हो जाते थे। जी। आने में भी शर्मिंदा होती थी और नहीं आने में तो वंचित होती ही होती थी, और हम भी रूल से बंधे होते थे। तो ये परिवर्तन आएगा, मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री और सब्जेक्ट्स बदलने की सुविधा। अब क्या होता है, कई बार सब लोग कह रहे हैं साइंस अच्छी है, कॉमर्स अच्छा है, उसमें बच्ची को डाल दिया। अब बच्ची को घर में माहौल नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, मेंटरिंग करने वाला नहीं है, काउंसलिंग करने वाला नहीं है, तो बच्ची वो कोर्स नहीं चला सकती। अब उसके बाद यहाँ तो पहले कोई चेंज था ही नहीं, और कोई बच्ची आर्ट्स में चली गई लेकिन शी हैज़ ए साइंटिफिक एप्टीट्यूड एंड उसका माइंड है। जी। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इस मामले में उदार है, और एक उदार वातावरण दे रही है कि आप जब चाहें अपने डिसिप्लिन्स बदल सकते हैं। इंजीनियर हैं तो डांसर और सिंगर बन सकते हैं, और अगर डांसर और सिंगर हैं या सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं तो आप विज्ञान की तरफ भी जा सकते हैं, वो क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये जो कुछ इसमें ऐसी सोच है, और साथ ही साथ इसमें दिव्यांगों के लिए और टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात है। वो टेक्नोलॉजी भी अंत में महिलाओं को सहायक साबित होगी, क्योंकि यदि आप घर रहकर भी पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन ODL प्रोग्राम्स या डिजिटल प्रोग्राम्स आपके लिए अवेलेबल होंगे, और फिर बाद में आप चाहें तो फिर डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस में भी आ सकती हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से एक ऐसा माहौल बनेगा जहां आप स्वागत के योग्य हैं। आप आना चाहें तो स्वागत है, जाना चाहें तो स्वागत है, फिर से आना चाहें तो स्वागत है। मतलब इससे अच्छी खुशामदीद कोई बात नहीं हो सकती, है ना। तो इसलिए शिक्षा नीति एक ऐसा वातावरण, ऐसी रेगुलेशंस तैयार कर रही है जहां बहुत प्रकार से आपको उदार माहौल मिलेगा कि बच्चियां अपनी सब कर्तव्यों के बावजूद, अपनी सब जो उनकी आवश्यक ड्यूटीज़ हैं एक तरह से, वो करने के बावजूद शिक्षा भी जारी रख सकेंगी। तो कई मायनों में बेनिफिशियल है NEP 2020 अगर विमेन एजुकेशन जी मामले में। और रिसर्च फंडिंग कर रही है वो, क्योंकि राष्ट्रीय शोध कोष बनेगा। क्योंकि बच्चियों को क्या होता है, वो पढ़ भी लेती हैं, उसके बाद जब खास तौर पे विज्ञान के क्षेत्र में, वहाँ भी एक पॉलिसी है, स्टेम पॉलिसी है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन फॉर विमेन। साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में अधिक से अधिक महिलाएं आएँ, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए पॉलिसी बनाई गई है। और एक और गति स्कीम है जिसमें जेंडर इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स भी हैं, और शिक्षा नीति में भी इस तरह की बातें हैं कि महिलाएं अधिक से अधिक जब भी जैसे भी चाहें अपना सहयोग देना वो कर पाएं। जी। डॉक्टर स्मृति, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे। जो एक अचीवमेंट किया है हमने, जो विमेन रेशियो ज़्यादा आया है मैन रेशियो से, इसमें आपको सरकार का विल पावर कितना नज़र आता है, उनकी पॉलिसीज़ इसमें कितनी बेनिफिशियल नज़र आती हैं, इसमें आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, हमारा संविधान जो है वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है संविधान है हमारा, है ना, और उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें, जो हमारा संविधान हमारे देश का सब कुछ है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि जो सरकार ने जितने प्रयास किए हैं, और हम सभी जनता के, जितने भी सब जनता है, सबका कर्तव्य होना चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे को एम्पावर करें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमें सबको एम्पावर करना है। अगर हम एक जागरूकता अभियान की तरह इसको लेते हैं तो ये सशक्तिकरण, ये नहीं कि महिलाओं में हमारे देश का सशक्तिकरण माना जाएगा। हमारा देश जो है विश्व के पटल पे जो है एक नई शक्ति के रूप में उभरेगा, जिसमें मैन और वुमेन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब लोग ग्रोथ कर रहे हैं, बच्चे, लड़के, लड़कियां सब एक डेवलपमेंट के उसमें हैं। और हमारा देश भी जो है, कभी तो हमारा देश जल्दी इसमें आ जाएगा कि वो भी विकसित देश की कैटेगरी में आ जाएगा। मैं तो यही एक प्रार्थना करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो वक्त निकाला, आप स्टूडियो में आए, डॉक्टर स्मृति, प्रोफेसर सुषमा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारी आज की पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।